हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ स्टडी लाइन। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग विदेशी से जो आने वाले जो प्रमुख जानकारी है उसके बारे में, मतलब भारत के इतिहास के बारे में विदेशी से जो जानकारी मिली थी उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है यूनानी लेखकों का स्थान आता है। किसका? यूनानी लेखकों का। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्या है? हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। सॉरी, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इतना इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जिसमें आता है निरियाकस, 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 अनेसिक्रेटस, अनेसिक्रेटस, अनेसिक्रेटस। ठीक है, फिर इसमें अस्टिबुलस आता है। क्या नाम है? अस्टी अरिस्टोबुलस। ठीक है, अरिस्टोबुलस। ये जो तीन लेखक जो है वह सिकंदर के साथ में आया था, इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्या है? ये जो है वह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम रखना है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एक चंद्रगुप्त मौर्य वंश में आता है और एक गुप्त वंश में भी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। जिसका बुक का नाम है, जो पुस्तक लिखा था उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और ये जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत था। ठीक है, तो इतना इस मेगास्थनीज के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डाइमेकस। डाइमेकस। ठीक है, इसका पुस्तक के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो था वो आया कहाँ से था? तो जो सीरिया नरेश था जिसका नाम था अंतियोकस, अंतियोकस। ठीक है, इसका राजदूत था ये। ठीक है, अंतियोकस का राजदूत था और इसी के साथ में आया था। ठीक है, और किसके दरबार में आया था? तो ये जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके? बिंदुसार। अब बिंदुसार कौन था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ऊपर में देखे ना, उसी का बेटा था और इसी के दरबार में जो है वह डाइमेकस आया था। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। आगे है डायोनिसियस। क्या नाम है? डायोनिसियस। डायो सॉरी डायोनिसियस। ठीक है, ये डायोनिसियस, ये जो मिस्र के राजा थे जिसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। क्या नाम था? टॉलमी फिलाडेल्फस। तो उसका राजदूत था और यह अशोक के दरबार में आया था। किसके? अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, सम्राट अशोक थे ना, उनका दरबार में आया था और ये जो है वह बिंदुसार का बेटा है। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में ही टॉलमी नाम के एक लेखक थे जो कि भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे चीनी लेखक के बारे में। किसके बारे में? चीनी लेखक, मतलब जो चीन से आने वाले कुछ लेखक थे उनके बारे में। पहला था फाहियान। क्या नाम था? फाही सॉरी फाहियान। ठीक है, ये जो है वह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके दरबार में आया था। ठीक है, और जो फाहियान है इन्होंने मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी कला, समाज और संस्कृति से संबंधित जितना भी वर्णन है इन्होंने अपने पुस्तक में किया है। आगे देखेंगे हुएनसांग। क्या नाम है? हुएनसांग। हुएनसांग। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, और हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत समय बिताया था। तो इस विश्वविद्यालय का प्राचार्य का नाम कभी कभी पूछ जाता है। जब हुएनसांग आए थे उस समय का प्राचार्य कौन थे? तो मैं उस समय के जो प्राचार्य थे वह आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य आचार्य शीलभद्र।
ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अरबी लेखक के बारे में। किसके बारे में? अरबी लेखक। ठीक है, अरबी लेखक के बारे में। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि जो लेखक है उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पहला जो लेखक है उसका नाम है सॉरी अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। क्या नाम है? अल-बरूनी। ये जो है महमूद गजनवी के साथ में आया था। किसके? महमूद गजनवी। ठीक है, अब जब गजनी वंश के बारे में पढ़ेंगे ना आगे जा करके, तो सब बताएंगे इसमें। ठीक है, तो मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, और जो अल-बरूनी है वह ख्वारिज़्म व खीव जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है वहाँ का रहने वाला था। अल-बरूनी जो कहाँ का था? आधुनिक जो तुर्कमेनिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ का रहने वाला है। कौन? अल-बरूनी। ठीक है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो या ख्वारिज़्म या खीव के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, इसके बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो यात्रा वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा गया है, जो मतलब इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, ठीक है, तो वो अरबी भाषा में है। कौन सा है? अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा में है। ठीक है, और उस यात्रा वृत्तांत में मतलब किस बुक में लिखा गया है, तो वह नाम है रहेला। रहेला। सीधी सी बात जानने की बात है तो इब्न बतूता का जो पुस्तक है वह रहेला नाम है। क्या नाम है? रहेला नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो भी अनियम जो लेखक है उसके बारे में देख लेते हैं। एक और है जिसका नाम है तारानाथ। क्या नाम है? तारानाथ। क्या नाम है? तारानाथ। तारानाथ। ठीक है, ये तिब्बत के लेखक थे। क्या नाम था? तिब्बत। तिब्बत के लेखक थे, जिसका इसने कंग्यूर कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक लिखी थी। कौन कौन? कंग्यूर और तंग्यूर, ये दो पुस्तकों की रचना किया था। कौन? तारानाथ ने। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये जितने भी पुस्तक है और ये जो मैंने प्रश्न बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली कुछ जानकारी के बारे में। ठीक है, क्या क्या मिलता है सो। तो सबसे पहली बात कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है कि भारतीय जो पुरातत्व शास्त्र है जिसका जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? सर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक कहा जाता है ना, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, है ना, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक यानी पितामह। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी में ही अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है ना वह हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। ठीक है, जो भारतवर्ष बोलते हैं ना, भारतवर्ष, इसका जो अभिलेख है, सॉरी इसका जो जिक्र जो हुआ है वह हाथी गुम्फा, गुम्फा अभिलेख, ठीक है, इसमें हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सर्वप्रथम भारत पर जो हुनों का जो आक्रमण होता है उसकी जो जानकारी है वह स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कहाँ पर? स्तंभ, स्तंभ लेख। ठीक है, सभी लेखों के बारे में यहाँ पर जानेंगे, जितना भी सब उसके बारे में, शासक के बारे में भी जानेंगे नीचे में। ठीक है, अभी किसके बारे में कहाँ पर जिक्र हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो भारत पर जो हुनों का जो आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी जो है वह भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है। किस पर? भीतरी स्तंभ लेख पर, भीतरी स्तंभ लेख, यहाँ पर जानकारी मिलती है जो हुनों का आक्रमण हुआ था उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है जो सती प्रथा है उसका जो पहला लिखित साक्ष्य है, सती प्रथा, इसका जो पहला लिखित साक्ष्य जो है वह कहाँ पर मिला है? तो एरन अभिलेख में। कहाँ पर? एरन, एरन अभिलेख में। ठीक है, एरन अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कश्मीर में, सॉरी ये क्या करें, देखिए कश्मीर, कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है बुर्ज होम। क्या नाम है? बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ पर
मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है ना यहीं पर मिला है, मतलब प्रचलित यहाँ पर थी, है ना? मतलब पालतू कुत्ते को साथ में दफनाने का प्रथा यहाँ पर था। मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, कहाँ पर? बुर्ज होम में। इसका साक्ष्य में मिला है यहाँ पर। ठीक है? अब हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख और उस समय के जो शासक है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसमें अभिलेख का नाम लिखा गया है, इसमें कौन शासक था उस समय उसके बारे में। जैसे कि पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है? इस समय राजा कौन था? तो कलिंग राज खारवेल था। कौन था? कलिंग राज खारवेल। नेक्स्ट है जूनागढ़। जूनागढ़ जिसको हम लोग गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। तो रुद्रदामन उस समय का शासक था। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। क्या है? नासिक अभिलेख। इस समय गौतमी बलश्री था। कौन था? गौतमी बलश्री। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख का कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख के समय में जो शासक था वो कौन था? सॉरी, उसमें पुलकेशिन द्वितीय था। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। इस समय मालवा नरेश जो अशोक वर्मन है वह इस समय के शासक थे। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख के समय के शासक कौन थे? तो प्रतिहार नरेश भोज। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के समय कौन थे? तो स्कंद गुप्त। क्या नाम था? स्कंद गुप्त। ठीक है, तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। एक अंतिम है देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख के समय कौन था? तो बंगाल का जो शासक है विजय सेन, ये जो थे यहाँ शासक थे उस समय के। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, इसी में देखिए कि अब जो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, अभिलेखों का जो अध्ययन है इसको कहते क्या है? तो इसको बोलते हैं इपिग्राफी। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त के बारे में जो मैंने बताया था उस समय, देखिए समुद्रगुप्त के समय में जो है वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के मिले हैं। ठीक है, इससे पता क्या चलता है हम लोगों को? इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है वह क्या है? संगीत प्रेमी था। वीणा मतलब क्या हो? वीणा हुआ संगीत, संगीत का प्रतीक है बोल सकते हैं हम लोग। तो वीणा बजाते हुए सिक्के मतलब उसमें संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, वीणा बजाती हुई मुद्रा मिला था इसलिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए कि उत्तर भारत के मंदिर की जो कला शैली है, इसमें ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सब याद रखिएगा। जो उत्तर भारत का जो मंदिर की जो कला शैली है उसको क्या बोलते हैं? उसको नागर शैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागर शैली। ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत, ठीक है, मंदिर बनाने की जो कला शैली उसको नागर शैली बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम दक्षिण भारत की बोलेंगे, दक्षिण भारत, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? द्रविड़, द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की कला है उसको नागर शैली, और दक्षिण भारत में उसको द्रविड़ शैली। ठीक है, अब दक्षिणापथ बोले तो अगर कहाँ जाएंगे? दक्षिणापथ अगर बोलेंगे तो वहाँ के मंदिरों का निर्माण का जो है वह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है ना? मतलब जो दक्षिणापथ यहाँ पर नागर और क्या था? नागर और द्रविड़ दोनों का था। अब इन दोनों का जो मेल होता है ना उसको बोलते हैं बेसर शैली। क्या बोलते हैं? बेसर शैली। ठीक है, तो इन तीनों शैलियों का नाम याद रखिएगा। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दक्षिणापथ के मंदिरों में जो निर्माण जो नगर है वह द्रविड़ शैली में है। किस पे? नागर और द्रविड़ दोनों में, जिसको बोलते हैं बेसर शैली। एक और होता है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह एक प्रकार का जो हिंदू मंदिर है जिसमें क्या होता है कि मुख्य मंदिर चार सहायक नदियों से मिलकर घिरा होता है। चार सहायक नदियों से, चार सहायक नदी है, सॉरी चार सहायक मंदिर है, इससे घिरा होता है एक मुख्य मंदिर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर। ठीक है, इसके अगर उदाहरण हम देख लेंगे तो इसको उदाहरण में पूछा जाता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, सबका नाम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कदरिया जो महादेव मंदिर है, लिंगराज मंदिर आ गया, दशावतार मंदिर हो गया, और फिर गोंडेश्वर जो मंदिर है, ये सभी जो है वो महत्वपूर्ण मंदिर है।
ठीक है? अब सभी मंदिर जो लिख लिए होंगे, तो सभी मंदिरों की जगह के बारे में देख लीजिए। जो कदरिया जो महादेव मंदिर है, वह खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर? खजुराहो में स्थित है। कौन? कदरिया महादेव मंदिर। ब्रह्मेश्वर जो मंदिर है वह भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है? लक्ष्मण मंदिर जो है वह खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है वह भुवनेश्वर में, और दशावतार जो मंदिर है वह देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है? उसी पर और अंतिम है एक कोंडेश्वर मंदिर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इतना पंचायतन शैली से निर्मित मंदिरों के बारे में याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा या अच्छा से देख लीजिए। देखिए, कदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। ठीक है? ब्रह्मेश्वर जो मंदिर है वह भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर जो है वो खजुराहो में, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और गोंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है? तो इतना आप याद रखिएगा। अब हम लोग प्राग इतिहास काल के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम पीडीएफ दे सकते थे, लेकिन अगर पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग पता है हम वीडियो देखेंगे नहीं, सीधा जाएंगे पीडीएफ में, और पीडीएफ को आप देख करके याद कर लेंगे, है ना? याद कर लीजिए वो अलग बात है, लेकिन आप अपने से लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत होगा तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और हेल्प करने के लिए भी थैंक यू। और थोड़ा मैनेज कीजिए, ठीक है ना? पीडीएफ नहीं मिल सकता है। आप समझ करके ही, सुन करके ही उसको अपने नोट कीजिएगा।